निजी और सहकारी बैंकों में आमतौर पर कारोबारी योजनाएं त्रुटिपूर्ण और जोखिम भरी होती हैं। बैंकिंग कामकाज में प्रवर्तकों का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता हस्तक्षेप कई गंभीर संकटों को जन्म देता है। कई बार प्रवर्तक ही बैंक के प्रबंधन निदेशक बन जाते हैं और अपनी मर्जी से बिना निदेशक मंडल की सहमति के बड़े कर्ज अपने परिचितों को दे देते हैं, जिनकी वसूली संदिग्ध होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। हाल में लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) बैठ जाने के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पिछले 2 साल में जिस तरह से कई बैंकों के ठप होने की घटनाएं सामने आई हैं और इन सब का खामियाजा ग्राहकों को और निवेशकों को उठाना पड़ा है, वह गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है कि आखिर पैसे सुरक्षित रखे तो कहाँ। लक्ष्मी विलास बैंक की घटना ने कई सवालों को फिर से ताज़ा कर दिया है। मसलन बैंक की ऐसी हालत क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बैंकों के कामकाज की निगरानी करने वाले नियामक क्या कर रहे थे। भारत में निजी बैंकों का असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो वर्ष 1935 से 1947 तक 900 निजी बैंक असफल हुए थे, जबकि वर्ष 1948 से वर्ष 2020 तक 738 निजी बैंक असफल हुए हैं। यह बैंक PEMC और लक्ष्मी विलास बैंक भी इन्हीं में शामिल हैं। सवाल लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय इकाई के साथ किए जाने के प्रस्ताव को लेकर भी है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर देश की बैंकिंग प्रणाली के कमज़ोर होने का संदेश जाएगा। पूर्व में कई निजी बैंकों का संदेश के बड़े बैंकों के साथ विलय किया गया था और इस बार भी ऐसा किया जा सकता था। भारत में चाहे येस बैंक हो या IDBI बैंक, सभी को अंततः बचा लिया गया। भले ही वाणिज्यिक बैंकों को बचाया गया है, लेकिन इस मामले में सहकारी बैंक भाग्यशाली नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का संकट अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इस बैंक पर अभी भी निकासी की सीमा लगी हुई है। किसी भी कारोबार का असफल होना एक सामान्य बात है, लेकिन बैंकों में निवेशकों का पैसा लगा होने के कारण इनके असफल होने से आम जन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे सामान्य तो कदापि नहीं माना जा सकता। भारत में निजी बैंकों के असफल होने के एक जैसे कारण हैं। पूर्व के निजी बैंकों की तरह लक्ष्मी विलास बैंक ने भी अपनी बर्बादी की पटकथा खुद ही लिखी। बैंक ने 720 करोड़ रुपए रेनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की कंपनियों में निवेश कर दिए थे और इसके बदले में बैंक ने गारंटी के तौर पर उनसे पैसे जमा करवाए थे, लेकिन मामला अदालत में जाने से बैंक का पैसा फंस गया। त्रुटिपूर्ण कारोबारी योजना, ज़रूरत से अधिक हस्तक्षेप करने वाले प्रवर्तक के होने, कमज़ोर निदेशक मंडल और कारोबारी निरंतरता के अभाव में बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके अलावा कॉरपोरेट ऋण का दायरा बढ़ाने, वित्तीय अनियमितता बरतने, खुदरा कारोबार पर ध्यान नहीं देने आदि कारणों से भी बैंक की वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसीलिए पिछले साल सितंबर में रिजर्व बैंक ने इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या तत्काल वित्तीय सुधार की ज़रूरत वाले बैंकों की श्रेणी में डाल दिया था। किसी भी बैंक की PCA में तब तक रखा जाता है जब उसका NPA बढ़ जाए, निवेश की गई संपत्ति पर प्रतिफल कम मिलने लगे। लक्ष्मी विलास बैंक ने 30 जून 2020 को 0.17% पूंजी पर्याप्त अनुपात CR और 1.83% नकारात्मक TR/CR दर्ज किया था। ये दोनों आंकड़े 31 मार्च 2020 को क्रमशः 1.12% और 0.88% नकारात्मक रहे थे, जबकि नियामकीय अनुपालन के लिए इसे क्रमशः 10.875% और 8.875% तो रहना ज़रूरी है। इसके अलावा विगत 10 तिमाहियों से बैंक को विगत 10 तिमाहियों से नुकसान हो रहा था। बैंक की जमा राशि में भी
कमी आ रही थी और कुल ऋण परिसंपत्तियों में 20% से अधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो चुकी थी, जबकि मार्च 2017 में इसका एनपीए केवल 2.7% था। जिस तरह से निजी बैंक या सहकारी बैंक लगातार असफल हो रहे हैं, उससे नियामक की भूमिका पर भी सवाल उठने स्वाभाविक हैं। इसमें दो राय नहीं है कि बैंकिंग नियामक निजी और सहकारी बैंकों के कामकाज पर पैनी निगरानी रखने में असफल रहा है। निजी बैंक और सहकारी बैंकों में लालच के कारण भी निवेशक पैसा जमा करते हैं, क्योंकि ये बैंक ज़्यादा ब्याज देने का वादा करते हैं और इस तरह निवेशक इनमें भारी रकम निवेश कर देते हैं। अमूमन ज़्यादा ब्याज देने के प्रचार प्रसार का जिम्मा बैंक नामचीन फिल्मकारों को देते हैं, जिससे आम निवेशक का बैंक पर भरोसा अटूट हो जाता है। देश का केंद्रीय बैंक भी इन मामलों में निजी और सहकारी बैंकों पर नकेल नहीं कसता है। अगर बैंकों की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो फिर नए बैंकों को लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत पर भी सवाल खड़े होते हैं। वर्ष 1993 से वर्ष 2004 के बीच रिजर्व बैंक ने बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिए। बाद में अनेक सहकारी बैंकों का विलय कर दिया गया। अकेले महाराष्ट्र में 72 सहकारी बैंकों का विलय हुआ। वर्षों 2000 में 1926 शहरी सहकारी बैंक थे, जो वर्ष 2018 में घटकर 1551 रह गए हैं। भारत में अभी भी बैंकों के असफल होने पर निवेशकों के हितों की रक्षा करने की ठोस व्यवस्था नहीं है। हालांकि पीएमसी घोटाले के बाद सरकार ने बैंक खतरा अधिकारी को उनकी जमा राशि पर मिलने वाली गारंटी की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था, लेकिन इस सीमा को भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे सभी निवेशकों के हितों की सुरक्षा मुमकिन नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में अगर किसी भी बैंक में ग्राहक ने 10 लाख रुपए जमा किए हैं और किसी कारणवश बैंक डूब जाता है, तो ग्राहक को सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ऐसे में बैंक में रखे आमजन के पैसे को सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? देखा जाए तो भारत में निजी और सहकारी बैंकों के विफलता के मामले सामने होते जा रहे हैं। इसका कारण देश में बैंक बड़े पैमाने पर थोक निधि के बजाय फीडिंग खुदरा जमा राशियों के जरिए करते हैं, जिसे दूसरे देशों में जोखिम के स्रोत के रूप में माना जाता है। निजी और सहकारी बैंकों में आमतौर पर कारोबारी योजनाएं त्रुटिपूर्ण और जोखिम भरी होती हैं। बैंकिंग कामकाज में प्रवर्तकों का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता हस्तक्षेप कई गंभीर संकटों को जन्म देता है। कई बार प्रवर्तक ही बैंक के प्रबंधक निदेशक बन जाते हैं और अपनी मर्जी से बिना निदेशक मंडल की सहमति के बड़े कर्ज अपने परिचितों को दे देते हैं, जिनकी वसूली संदिग्ध होती है। नियामक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बचने के लिए गलत आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। जब बैंक दिए गए कर्ज की वसूली नहीं कर पाता है, तो पीएनपीए में बढ़ोतरी होती है और इसका प्रभाव बैंक की बिगड़ती वित्तीय सेहत के रूप में सामने आता है। अमूमन बैंक ग्राहकों द्वारा जमा राशि का इस्तेमाल कर्ज देने के लिए करते हैं। कर्ज वितरण से बैंक ब्याज कमाता है, लेकिन जब कर्ज एनपीए में तब्दील होने लगते हैं, तो ब्याज की कमाई बंद हो जाती है और वह जमा पर ब्याज देने में असमर्थ हो जाता है। कई बार वित्तीय स्थिति के ज़्यादा खराब होने से ग्राहकों का मूलधन भी डूब जाता है। बैंकों में जमा पैसों को सुरक्षित मानने के कारण ही आज बैंकों में 140 लाख करोड़ रुपए जमा है, लेकिन बैंकों के डूबने से ग्राहकों का विश्वास बैंकों से डगमगाने लगा है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।